Hello everyone, welcome you all to Anthropology Insight classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in UGC NET August 2024 exam. So let's start. तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो यूजीसी नेट अगस्त 2024 एग्जाम में पूछे गए थे और क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक के 10 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड। ठीक, अब पीरियोडिसिटी जो है वो किस तरह की सैम्पलिंग मेथड से जुड़ा हुआ है, तो सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, मल्टी स्टेज। रैंडम सैम्पलिंग आप जानते हैं कि जब हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं, मीन्स किसी भी पॉपुलेशन से जब एक सैम्पल साइज हम बिना किसी पर्पस के या बिना किसी प्लानिंग के जब रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग मेथड उसको कहा जाता है। एक सिंपल रैंडम मेथड होता है जिसमें कि सिंपली हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं एक सैम्पल साइज को। स्ट्रेटिफाइड रैंडम होता है, सिस्टमैटिक और मल्टी स्टेज रैंडम होता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पीरियोडिसिटी इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड। तो पीरियोडिसिटी जो है वो सिस्टमैटिक रैंडम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिस्टमैटिक रैंडम में दो इसके जो है क्या फीचर्स हैं। एक तो ये रैंडम है, रैंडम सैम्पलिंग है, दूसरा ये सिस्टमैटिक है। मीन्स एक सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग की जा रही है। फिक्स्ड इंटरवल्स पर सैंपल का सिलेक्शन होता है और फिक्स्ड इंटरवल्स पर सैंपल का सिलेक्शन होता है, इसीलिए इसको सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। और ये एक लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई की जाती है। ठीक है, मोस्टली इट इज अप्लाइड इन लार्ज पॉपुलेशन। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग फिक्स्ड इंटरवल्स पर जहाँ पर हम जो है एक स्पेसिफिक सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर पीरियोडिसिटी जो है इससे जुड़ी हुई, बिकॉज यहाँ पे फिक्स इंटरवल्स पर सिस्टमैटिकली हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए जो पीरियोडिसिटी जो टर्म है वो सिस्टमैटिक रैंडम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा सिस्टमैटिक रैंडम। देन 82 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 में देख लेते हैं, द pattern in which anatomical traits and behavioral system evolve at different rates is called। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। मिक्स्ड इवोल्यूशन, नॉन ओवरलैपिंग इवोल्यूशन, मोज़ैक इवोल्यूशन एंड मल्टीलिनियर इवोल्यूशन। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि वो पैटर्न जिसमें कि एनाटॉमिकल ट्रेट्स एंड बिहेवियरल सिस्टम्स इवॉल्व करते हैं डिफरेंट रेट्स पर, उसको क्या कहते हैं। तो मिक्स इवोल्यूशन नहीं, मिक्स इवोल्यूशन नहीं है। नॉन ओवरलैपिंग इवोल्यूशन भी नहीं है। इट इज मोज़ैक इवोल्यूशन। मोज़ैक इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन होता है जिसमें कि जो ट्रेड्स होते हैं, डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट रेट्स पर डिफरेंट पीरियड पर जो है वो इवॉल्व होते हैं। ठीक है, इन विच डिफरेंट ट्रेड्स in a species evolve at different rates independently of each other at different time। ठीक, तो उसी को मोज़ैक इवोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि एनाटॉमिकल ट्रेड्स, यहाँ पर डिफरेंट ट्रेड्स की बात की गई है, तो यहाँ बिहेवियरल सिस्टम्स और एनाटॉमिकल ट्रेड्स ये दो डिफरेंट ट्रेड्स हैं और ये इवॉल्व होते हैं डिफरेंट रेट्स पर एट डिफरेंट टाइम पीरियड, और इसी को कहते हैं मोज़ैक इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ मोज़ैक इवोल्यूशन होगा इसका आंसर। तो जब डिफरेंट रेट्स की बात कर दी जाए, जब डिफरेंट रेट्स पर और डिफरेंट टाइम पर इवॉल्व होते हैं तो उसको हम मोज़ैक इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। ओके, तो जब आप एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं, आपने जब पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ा थी मीन्स आर्कियोलॉजी में, तो हमने देखा था कि जो प्री हिस्टोरिक जो आर्कियोलॉजी में कि जब एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत जो है मीज़ोलिथिक कल्चर से स्टार्ट हुई थी। मीज़ोलिथिक कल्चर से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, और उसके बाद फिर प्लांट डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। ओके, तो फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द मीसोलिथिक पीरियड, एंड देन प्लांट डोमेस्टिकेशन जिसको आप कल्टीवेशन कहते हैं मीन्स क्रॉप्स का, वो स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। ओके, तो एनिमल डोमेस्टिकेशन की शुरुआत जब हुई मीसोलिथिक पीरियड में, तो जो हमें प्रमाण मिलते हैं जिस एनिमल के सबसे पहले, वो था डॉग।
ठीक है। तो डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल विच वॉज डोमेस्टिकेटेड बाई ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग द मीसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो डॉग सबसे पहला हो जाएगा। तो डॉग कहाँ पर सबसे पहले आया है, इन 4 सेक्शंस में आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 में डॉग को सबसे पहले रखा गया है। ठीक, तो यही राइट आंसर है, इसी से आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरे भी चेक कर लेते हैं। अब डॉग के बाद गोट्स एंड शीप आएगा। गोट्स एंड शीप आएगा क्योंकि गोट्स एंड शीप के भी प्रमाण मिले, जैसे कैटल वेक से मिला है, जार्मो जेरिको जो फर्स्ट फॉर्मिंग कम्युनिटीज थी, वहाँ से भी जो हमको प्रमाण मिले गोट्स एंड शीप के मिले। इंडिया में भी हमको मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर से जो पहले मीन्स नियोलिथिक में मीसोलिथिक के बाद जो गोट मतलब डॉग के बाद जो एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए गए उनके जो प्रमाण मिले उसमें गोट्स एंड शीप के प्रमाण मिलते हैं। तो डी होगा, उसके बाद डॉग्स के बाद गोट्स एंड शीप होगा, एंड देन कैटल एंड पिग्स आएंगे, जिसमें कि गाय और दूसरे जानवर जो मवेशी होते हैं और पिग्स आते हैं। ठीक है, तो कैटल एंड पिग्स सी आ जाएगा, एंड देन बी लास्ट में आ जाएगा बर्ड्स एंड फाउल्स। तो ए डी सी बी ऑप्शन करेक्ट है। ए डी सी बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल विच वाज डोमेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द मीसोलिथिक पीरियड बाय ह्यूमन बीइंग। तो जब भी डोमेस्टिकेशन की बात होगी, एनिमल डोमेस्टिकेशन की, तो सबसे पहले डॉग को रखेंगे, देन गोट्स एंड शीप, देन कैटल एंड पिग्स, एंड देन लास्ट में बर्ड्स एंड फाउल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84, डेंटल कॉम इन लेमुर्स। डेंटल कॉम मीन्स इसको टूथ कॉम भी कहते हैं, ग्रूमिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लॉरिसेस लेमुर्स जो प्रोजीमियंस हैं या स्ट्रेप्सोराइनी जो ग्रुप के लोग हैं, मतलब प्रोजीमियंस हैं जो बिलोंग करते हैं लेमुर्स लॉरिसेस इंडिस आई पोटो में, उसमें क्या है, डेंटल कॉम पाया जाता है। तो लेमुर्स में इंसीजर्स एंड कैनाइन्स के द्वारा, ठीक है, इंसीजर्स एंड कैनाइन्स जो है वो इस तरह का, उनमें जो फॉरवर्ड प्रोजेक्शन होता है उससे एक डेंटल कॉम या टूथ कॉम बन जाता है, जो कि ग्रूमिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इंसीजर्स एंड कैनाइन राइट आंसर है, बाय द फॉरवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ इंसीजर्स एंड कैनाइन्स। ठीक, टूथ कॉम डेंटल कॉम भी कहते हैं इसको, जो कि ग्रूमिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है लेमुर्स एंड लॉरिसेस में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Question number 85. The technique used for preparing solutrean laurel leaf blade was। ठीक, अब solutrean यह नाम आते ही, और laurel leaf जो यहाँ का टूल है, laurel leaf blade जो कि solutrean पीरियड में मिला था, laurel leaf and willow leaf blades मिली थी, willow leaf points and laurel leaf points जो कि ब्लेड टूल थे, ये हमको जो यूरोपियन मतलब अपर पैलेथिक है वहाँ का ये ट्रेडिशन है। ठीक है, ओके, तो आपने पढ़ा भी था कि पेरिगोडियन और इग्नेशियन सोल्यूट्रियन एंड मैग्डेलिनियन। ठीक है, ये पीरियड पढ़े थे आपने अपर पैलेथिक ऑफ यूरोप में, और उसी में जो सोल्यूट्रियन जो थर्ड ट्रेडिशन होता है वहाँ पे लॉरेल लीफ एंड बिलो लीफ ब्लेड पॉइंट्स मिले थे। अब यहाँ पर कुछ टेक्निक्स के नाम दिए हैं। अब टेक्निक्स कौन सी यूज की गई इन सोल्यूट्रियन लॉरेल लीफ ब्लेड्स को बनाने के लिए, तो हम देख लेते हैं। क्लेक्टोनियन फ्लेकिंग, प्रेशर फ्लेकिंग, लेब्रोइजियन फ्लेकिंग एंड टॉर्टोइज कोर फ्लेकिंग। अब हमको ये देखना है, यहाँ पर ट्रिक ये है कि ये फ्लेकिंग जो है किस पीरियड से बिलोंग करती है। तो क्लेक्टोनियन फ्लेकिंग आप जानते हैं, क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन जो है लोअर पैलेथिक ट्रेडिशन था यूरोप का, तो क्लेक्टोनियन फ्लेकिंग तो गलत होगा। देन प्रेशर फ्लेकिंग राइट आंसर है, क्योंकि प्रेशर फ्लेकिंग ही एक, ये यहाँ पर जो टेक्निक्स लिखी है उसमें प्रेशर फ्लेकिंग ही ओनली टेक्निक है जो अपर पैलेथिक पीरियड में यूज की जाती थी फॉर मेकिंग टूल्स। ठीक है, इससे रिटचिंग की जाती थी बाय मेकिंग प्रेशर ऑन द फ्लेक्स, और जो नाइफ पॉइंट्स या ये सब ब्लेड पॉइंट जो भी मिले हमको सोलिट्रियन या पूरे अपर पैलेथिक में, वो हमको प्रेशर फ्लेकिंग के द्वारा ही मिले हैं। ठीक है, तो अपर पैलेथिक पीरियड में जो टेक्निक्स है टूल मेकिंग, दैट इज प्रेशर फ्लेकिंग। लेबरवाइज फ्लेकिंग मिडिल पैलेथिक की टेक्निक है। टॉर्टवाइज को टेक्निक ऑल्सो बिलोंग्स टू मिडिल पैलेथिक पीरियड। ओनली द प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक जो 4 आपको यहाँ दिख रहे हैं उसमें से सिर्फ प्रेशर फ्लेकिंग ही अपर पैलेथिक से बिलोंग करती है, और यहाँ पर क्योंकि ट्रेडिशन का नाम और टूल का नाम दोनों ही अपर पैलेथिक से बिलोंग करता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा प्रेशर फ्लेकिंग। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। अब पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च से 2 से 3 क्वेश्चन इसी यूजीसी मींस अगस्त 2024 के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च से। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो कोलैबोरेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डोमिनेशन बाय द आउटसाइडर्स एंड सोशल चेंज। ठीक, तो यहाँ पर दो दो का आपको चेक करना ऑप्शंस। ए एंड सी ओनली लिखा है तो कोलेबोरेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। ए एंड डी ओनली लिखा है, कोलेबोरेशन एंड डोमिनेशन बाय आउटसाइडर्स, ये भी नहीं होगा। सी एंड डी ओनली लिखा है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड डोमिनेशन बाय आउटसाइडर्स। बी एंड ई ओनली लिखा है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल एंड सोशल चेंज इज द राइट आंसर। बिकॉज यहाँ पर जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है उसमें पीपुल का पार्टिसिपेशन होता है। जिन लोगों पर आप काम करने जा रहे हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनका खुद का पार्टिसिपेशन, उनका खुद का लोकल पीपुल का इन्वॉल्वमेंट होता है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में। यही इसकी खासियत होती है। ठीक है, तो यही क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में आपको क्या देखना होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल यहाँ पर, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। बिकॉज जो कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो उन्हीं के लिए बनाए जा रहे हैं, तो उनके इन्वॉल्वमेंट के द्वारा होते हैं, तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल होगा। और दूसरा, क्योंकि ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम से उनके समाज में चेंज लाने के लिए किया जाता है, उनके डेवलपमेंट के लिए होता है, तो सोशल चेंज द सेकेंड aspect. Okay, so participation of people and social change is the right answer. B and E only. Most appropriate answer is B and E only. Fourth option is correct. ठीक, the next question की तरफ चलते हैं। Which of the values of fertility indicate the population is above the replacement level? ठीक, अब रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? रिप्लेसमेंट लेवल वो रेट होता है जिसमें कि जो पॉपुलेशन है वो रिमेन्स कांस्टेंट एट, मतलब फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहे, उस रेट को हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। ठीक है, द रेट एट विच पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये माना गया है 2.1। 2.1 जो है वो बर्थ पर वुमेन, ये माना गया है रिप्लेसमेंट लेवल। और ये वैल्यूज जो फर्टिलिटी की इंडिकेट करती है कि पॉपुलेशन इज अबव द रिप्लेसमेंट, ये तो रिप्लेसमेंट लेवल का लेवल है, इसके अगर ऊपर गया तो अबव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यूज जो है बिलो 2.1 दी गई है, 1.9, 2.0, 1.5, ये तो बिलो है। अबव करेंगे तो 2.1 हो जाएगा। 2.1 इज द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट लेवल की वैल्यू ही 2.1 है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो इट शोज दैट फर्टिलिटी इंडिकेट्स दैट पॉपुलेशन अबव द रिप्लेसमेंट लेवल। ओके, तो फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि जो एवरेज मींस लाइव बर्थ होती है पर वीमेन, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ गिवन बाय पर वीमेन, जो बर्थ होती है उसी को हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। इस हर महिला के द्वारा जो बर्थ दिए गए बच्चों का संख्या है उसी को हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर वुमेन। और रिप्लेसमेंट लेवल वो होता है कि the rate at which population remains constant from generation to generation. Okay, तो यहाँ पर 2.1 is the right answer होगा। अगर इससे बिलो हो जाता है तो माना जाएगा कि पॉपुलेशन में कमी आ रही है। 2.1 से अगर बिलो हो जाता है तो पॉपुलेशन में, ये तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 2.1 का रिप्लेसमेंट लेवल है। अगर इससे कमी आती है, बिलो 2.1 जाता है, इसका मतलब पॉपुलेशन कमी आ रही है, और फिर उसके लिए तमाम उपाय किए जाते हैं। ठीक है, तो मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ नेम ऑफ ट्राइब्स दिए हैं। लिस्ट 1 में नेम ऑफ द ट्राइब्स हैं एंड नेम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिस्ट 2 में दिए गए, मीन जिन्होंने इन ट्राइब्स पर काम किया है या जिनके पब्लिकेशंस इन ट्राइब पर है, जिन्होंने फील्ड वर्क किया इन ट्राइब्स पर। तो अपातानी ट्राइब है, लोधा ट्राइब है, टोटा ट्राइब है, कमार ट्राइब है, और इधर नेम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपातानी जो ट्राइब्स है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं मेनली ये अपातानी ट्राइबल्स। और इन पे काम था सी बी फुरर हैमेंड्रॉफ का।
हैमरडोर्फ का काम नागास पे भी था, कोन्याक नागास, नेकेड नागास और रिटर्न टू नेकेड नागास, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार पढ़ा है, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी थी, दोज वांटेड हेड्स, ठीक है। जो कोन्याक नागास थे वो हेड हंटिंग किया करते थे, तो उस पर पूरा हैमरडोर्फ का काम था नेकेड नागास पर या कोन्याक नागास पर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। और दूसरा उनका वर्क था आपातानी ट्राइब पर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ही ट्राइब है, ये अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। और इन्होंने इस पर आपातानी ट्राइब्स पर बुक लिखी थी, द आपातानीज एंड देयर नेबर्स, ये 1962 में बुक लिखी थी आपातानी पर, सी फॉर हेमनडोर्फ पर। और हेमनडोर्फ के जो दूसरा वर्क है वो साउथ इंडिया की जो आंध्र प्रदेश की चेंचू ट्राइब्स हैं और राजबोन्स हैं, उनमें भी हेमनडोर्फ का बहुत काम है, द चेंचूस पर और राजबोन्स पर। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपातानी एंड कोन्याक नागास, नेकेड नागास पर काम है, और साउथ इंडिया में चेंचूस एंड राजबोन पर इनका काम है, ठीक है। देन लोधास आते हैं। लोधा वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी है, मीन्स ट्राइबल कम्युनिटी है, एंड इन पे काम था पीके भौमिक का, ठीक है। इन्होंने इस पे बुक लिखी थी, द लोधास ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक, लोधास ऑफ वेस्ट बंगाल, पीके भौमिक ने लिखा था, 1963 में लिखा था। तो 1962 में आपातानी ट्राइब पर हेमनडोर्फ का काम है, 1963 में पीके भौमिक का लोधा ऑफ वेस्ट बंगाल पे काम है। देन टोडा जो ट्राइब्स होते हैं, टोडा जो पास्टोरल कम्युनिटी होती है, ये तमिलनाडु के ट्राइब्स हैं टोडा, और इन पे काम था WHR रिवर्स का, 1906 पर WHR रिवर्स ने इस पे काम किया था, टोडा ट्राइब्स पर ऑफ तमिलनाडु, WHR रिवर्स, ठीक है, साउथ इंडियन ट्राइब है। देन कमार ट्राइब्स जो होते हैं, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पाए जाते हैं। कमार जो है वो छत्तीसगढ़ की PVTG ट्राइब है, मीन्स पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं कमार, छत्तीसगढ़ में। और ये ट्राइब कमार को स्टडी किया था SC दुबे ने, SC दुबे ने द कमार, उन्होंने बुक लिखी थी द कमार, SC दुबे ने 1951 में इस पे उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो 1951 पे इस पे एक बुक लिखी थी SC दुबे ने कमार पे, जो कि छत्तीसगढ़ की एक ट्राइब है, उड़ीसा में भी ये पाए जाते हैं, और इन पर एक बुक लिखी थी द कमार। तो ये सारे एथनोग्राफिक वर्क्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं एक प्रकार से, जो ट्राइब्स पे एक सिंगल ट्राइब पर मोनोग्राफिक वर्क है, एथनोग्राफिक वर्क है बाय दीज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, तो आपातानी को हमने फुरर हेमनडोर्फ से लगाया, तो A का 2 हो जाएगा, A का 2 दो जगह है, सेकेंड मतलब 3 जगह है। अब चेक कर लेते हैं B का क्या है, लोधा, लोधा का पीके भौमिक हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, A का 2 B का 4, मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आपातानी के साथ हमने हेमनडोर्फ लगाया, लोधा के साथ पीके भौमिक, देन टोडा के साथ WHR रिवर्स, एंड कमार के साथ SC दुबे। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर भी मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 है, और इसमें देखते हैं कि कुछ स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं, मीन्स ये भी जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट हैं डिफरेंट, एंड कॉन्सेप्ट्स उनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो WC बॉयड है, थियोडोसियस डॉब्झेंस्की है, हर्शफील्ड एंड हर्शफील्ड है, एंड स्टैनले ओलिजासेक है, ठीक है, ओलिजासेक। अब इनके वर्क इधर दिए हुए, इनके द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो देख लेते हैं किसके द्वारा कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। तो WC बॉयड ने जो है नॉन एडॉप्टिव क्राइटेरिया यूज किया था इन रेशियल क्लासिफिकेशन, ही यूज नॉन एडॉप्टिव क्राइटेरिया इन रेशियल क्लासिफिकेशन। तो WC बॉयड के द्वारा नॉन एडॉप्टिव क्राइटेरिया यूज किया गया था। देन डॉब्झेंस्की आते हैं, जो डॉब्झेंस्की ने जेनेटिक डेफिनेशन रेस की दी थी, ठीक है, रेस की जेनेटिक डेफिनेशन दी थी कि मीन्स टू, ये रेस ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं दूसरे से, ठीक है, बिकॉज उनके बीच में कोई मिक्सिंग नहीं होती, वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक डेफिनेशन रेस की दी थी। देन हर्शफील्ड एंड हर्शफील्ड का जो कंट्रीब्यूशन था, दे प्रपोज्ड, हर्शफील्ड एंड हर्शफील्ड प्रपोज्ड द यूज ऑफ ABO एज ए रेशियल क्राइटेरिया। इन्होंने ही सबसे पहले
एबीओ सिस्टम जो होता है ब्लड ग्रुप का, उसको रेशियल क्राइटेरिया में प्रपोज किया था इनका यूज। ठीक है, हर्षफील्ड एंड हर्षफील्ड का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि दे प्रपोज द यूज ऑफ एबीओ सिस्टम एज ए रेशियल क्राइटेरिया। एंड उलिजासेक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन पर था, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन पर था। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल हेल्थ पे इनका काम है, न्यूट्रिशनल हेल्थ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये न्यूट्रिशनल हेल्थ पे इनका काम था ओलिजा जेक का, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन पर। तो ये 4D का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं टू सी बॉयड का हम लोगों ने देखा कि यूज नॉन एडॉप्टिव क्राइटेरिया, तो हो जाएगा ए का 4, ए का 4 दो जगह है। देन बी चेक कर लेते हैं, बी का 3 भी सही है, जेनेटिक डेफिनेशन ऑफ रेस। ठीक है, सी का देख लेते हैं। अब सी में हर्षफील्ड एंड हर्षफील्ड प्रपोज द यूज ऑफ एबीओ एज ए रेशियल क्राइटेरिया, और सेकंड होना चाहिए सी का, तो मीन्स फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर स्कॉलर्स एंड रिसर्च वर्क दिया हुआ है। तो एच बिटल है, पीटी बेकर। तो बीटल ने जो है कॉन्सिंग्यूनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, बीटल के साथ कॉन्सिंग्यूनिटी जुड़ जाएगा। कॉन्सिंग्यूनिटी मतलब इन कॉन्टेक्स्ट करके इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, देन बेकर का जो वर्क था वो हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन पर था। बेकर का वर्क कहाँ था? हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन पर था, तो बी का हो जाएगा 3। देन महालनोबिस, जो पीसी महालनोबिस इसीलिए जाने जाते हैं डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर भी कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। और इन्होंने डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक दिया था, जिसको महालनोबिस डिस्टेंस भी कहा जाता है, महालनोबिस डिस्टेंस कहा जाता है। 1928 में इन्होंने डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, स्क्वायर ऑफ महालनोबिस डिस्टेंस कहा जाता है इसको। It measures the distance between point and distribution. It is used for cluster analysis and classification techniques. Okay, तो पीसी महालनोबिस का हो जाएगा डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, और कार्ल पियर्सन का हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेशियल लाइक्लीहुड, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, रेशियल लाइक्लीहुड, तो कार्ल पियर्सन इसके लिए जाने जाते हैं। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। तो एच बीटल का हमने बताया कॉन्सेंग्यूनिटी, कॉन्सेंग्यूनिटी इन कॉन्टेक्स्ट इन्होंने बुक भी लिखी थी। ए का हो जाएगा 2, ए का 2 एक ही जगह है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पीटी बेकर का हम लोग ने देखा कि हाई एल्टीट्यूड एडाप्टेशन है पीटी बेकर, तो यहाँ पर बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 4, मान लो इसका डी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, एंड डी का 1 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेशियल लाइक्लीहुड। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। So this was all about this video. Meet you next lecture. Thank you very much.